तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोली जाओची को बताती है कि तुम्हारी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पावर्स की वजह से तुम्हारी बॉडी हील नहीं हुई क्योंकि तुम्हारी बॉडी कोमा में थी और जहां पर एक लड़की आ रही थी जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी आइस परफॉर्म एनर्जी को ढालकर तुम्हारी बॉडी को इंक्रीज कर रही थी ताकि तुम्हारी हीलिंग पावर्स बढ़ जाए। वेंग उसकी बात सुनते ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मोली से कहता है, मोली मुझे बताओ ना कि वो लड़की कौन थी, क्या वो मेरी बीवी किंगजू थी या फिर वो लिटिल फेरी थी। मोली उसे कुछ भी नहीं बताती। वो उसे कहती है, नहीं मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताने वाली, जितना बता दिया उतना काफी है। जाओची फिर से बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। उसे कहती है, तो क्या तुम फिर से नाटक करने वाले हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हो और तुम उठ गए हो। जाओची उसे कहता है, हाँ मैं यहीं पर इंतजार करूंगा, अब मैं यहाँ पर दोबारा से बीमार होने का नाटक करता हूँ, यानी बेहोश होने का नाटक करता हूँ। जो भी है वो यहाँ पर जरूर वापिस आएगी। उसे लगेगा कि मैं बेहोश हूँ। जब वो अपनी परफॉर्म एनर्जी को मेरी बॉडी में एंटर करेगी मैं उसी वक्त उठ जाऊंगा और उसको देख लूंगा कि वो कौन है। तो जाओची वहीं पर अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करता है। लिटिल फेरी उसके रूम में आती है ताकि वो अपनी परफॉर्म एनर्जी को उसकी बॉडी में एंटर करके इसको ठीक कर सके। वो एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है तो जाओची उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओची उसे कहता है, लिटिल फेरी मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम मेरे बारे में परेशान होगी, मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। लिटिल फेरी उसके हाथ से अपना बाजू खींच लेती है और उसे कहती है, तो तुम पहले से ही जाग चुके हो, तुम यहाँ पर नाटक कर रहे थे। जाओची उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है, लिटिल फेरी मुझे बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे और मेरी स्टूडेंट ने तुम्हें जख्मी किया है और ऊपर से तुम मेरी स्टूडेंट के हस्बैंड भी हो, तो ये सब कुछ तो मेरा फर्ज बनता था यहाँ पर आकर तुम्हारी रिकवरी में तुम्हारी मदद करना। जबकि तुम बिल्कुल ठीक और उठकर बैठ चुके हो तो मुझे यहाँ पर इस चीज को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमारा जाओची पीछे से चिल्लाकर उसे आवाज देता है, लिटिल फेरी प्लीज मत जाओ। लिटिल फेरी उसे कहती है, तुम्हें दोबारा मुझे लिटिल फेरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे चू युईचेन कहा करो या फिर सीनियर चू कह सकते हो। जाओची उसी वक्त फिर से नाटक करता है बीमार होने का। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खांसना शुरू कर देता है तो लिटिल फेरी बड़ी स्पीड से पीछे की तरफ मुड़ती है और भागती हुई उसके पास आ जाती है और सोच रही होती है क्या ये फिर से बीमार हो गया है। उसे कहती है, जाओची क्या तुम ठीक हो, लेकिन उस जाओची उसी वक्त उठता है और ठरकी पने की हद कर देता है। वो एक आंटी को गले से लगा लेता है। जाओची कहता है, तो इसको मेरी परवाह है, मैंने यहाँ पर खांसने का नाटक किया तो ये जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ी, यानी कि ये वाकई में मेरे लिए कुछ न कुछ फील करती है, लेकिन ये मेरे सामने कोल्ड एक्टिंग कर रही थी कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाओची उसे गले से लगाकर वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है, लिटिल फेरी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लिटिल फेरी जाओची को पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है, अब बस करो बहुत हो गया, हम दोनों के बीच में उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी, मैंने मेरी जान बचाने के लिए वो सब कुछ किया था और इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना हिसाब बराबर कर दिया है, हम दोनों का हिसाब अब चुकता हो चुका है, सबके बारे में भूल जाओ और किसी भी आउटसाइडर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम किंगजू के हस्बैंड हो जबकि मैं किंगजू की सीनियर मास्टर हूँ, हम दोनों के दरमियान में कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा गलत होगा। ऐसे भी तुम सिर्फ एक 16 साल के बच्चे हो जबकि मैं 40 साल की एक बुढ़िया हूँ। किसी को इस बारे में पता चल गया तो हम दुनिया के लिए एक मजाक बनकर रह जाएंगे। प्लीज मेरे बारे में भूल जाओ और कभी भी दोबारा मुझे परस्यू करने की कोशिश मत करना। आज मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं हिमली स्वर्ड विला को छोड़कर चली जाऊंगी और दोबारा कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे जिंदगी में दोबारा कभी न मत मिलना। जाओची कहता है, लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हासिल नहीं किया जा सकता और यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इसको यहाँ पर जाते हुए देखने के अलावा। लिटिल फेरी वहाँ से चली जाती है। जाओची कहता है, चलो फिलहाल के लिए इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि फिलहाल के लिए तो मुझे सीक्रेट रूम में जाना है, वहाँ से जाकर कुछ खजाने को ढूंढना है, उसके बाद आकर इस मसले पर सोचेंगे। नेक्स्ट सीन हिमली स्वर्ड विला के फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है। मास्टर लिंग वहाँ पर आते हैं। मास्टर लिंग युईफेन जो कि हिमली स्वर्ड विला के मास्टर हैं और लिंग जुन और लिंग जी के डैड हैं, वो वहाँ पर आते हैं और आकर युईचेन से कहते हैं, तो युईचेन मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती और वो मास्टर वहाँ से वापस चले जाते हैं कि उसकी वाइफ भी वहीं पर पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है, वो भी बाहर निकल आती है। अब क्या एल्डर लिंकन उसके साथ खड़ा होता है। लिंग युईफेन की वाइफ काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, पूरे 30 साल गुजर चुके हैं इस बात को, इस बंदे के साथ शादी किए हुए मुझे 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये इस औरत को नहीं भूला, ये सीक्रेटली इसको यहाँ पर मिलने के लिए चला आया। पहले ये यू चूफेंग थी जिसने मेरे पति को अपने प्यार में डाला हुआ है और वो हमेशा उसी की बात करता है और मुझे इग्नोर करता है। ऊपर से ये जिया किंगजू आ गई है, नई जीनियस ने यहाँ पर अब मेरे बेटे को पागल कर दिया है। मेरे बेटे ने उसके साथ फाइट किया और उसका चेहरा क्या देख लिया, नहीं वो कल से अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो अपने आप में नहीं है, वो खोया हुआ है अपने बाप की तरह। फ्रोजन क्लाउड की मेडन्स ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इनको यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चों को हमसे छीन लेंगी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसने मेरे पति और मेरे बच्चों को छीन लिया। एल्डर लिंकन उसकी बात सुनने की बाद से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हिमली स्वर्ड रीजन में वापस आ जाओ, नाइन्थ एल्डर तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ताकि तुमने घर से भागकर शादी की थी ये एक गलती थी, लेकिन फिर भी तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। जब तुम वापस आ जाती हो तो तुम्हारे नाइन्थ एल्डर तुम्हारी
तुम्हारी मदद करेंगे इस सारे सिचुएशन से निकलने में। इससे भी हम लोगों ने एक प्लान बना रखा है। सिर्फ 3 साल के बाद हम लोग फ्रोजन क्लाउड मेडन के पूरे फ्रोजन क्लाउड सेक्टर को ही खत्म कर देंगे। के साथ ये सारी मेडन्स भी खत्म हो जाएंगी। फिर तुम्हारा पति किसी भी मेडन के पीछे नहीं जाएगा। वो एल्डर लिंक उनसे कहती है, अंकल लिंक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, से भी आपके हिमालय स्वर्ड रीजन के लिए। फ्रोजन क्लाउड पैलेस को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। मुझे तो बस चू जुई फैन और जिया किंगजू इन दोनों को मारना है, ताकि मेरा बेटा और मेरा पति मेरे पास वापस आए। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सीक्रेट राम को ओपन किया जाने वाला है, जहाँ पर वो सारे 32 डिसाइपल्स को भेजा जाएगा। वो लोग वहाँ पर जाकर सीक्रेट राम में अपने लिए खजाना ढूंढ सकते हैं। हिमालय स्वर्ड विला के मास्टर उन सभी से कहते हैं सीक्रेट राम के अंदर टोटल 50 लोग एक ही बार में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, कि जितनी भी फैमिलीज थी, वो सभी अपने पास से 5-5 बच्चों को भेज सकती हैं। सीक्रेट राम सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन रहेगा। इसके अंदर जाने के बाद 2 दिन तक तुम वहाँ पर रह सकते हो और वहाँ से जो भी खजाना मिलेगा तुम वो ले सकते हो। 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हें वहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। इन तुम में से सिर्फ वही लोग बाहर आएंगे जो जिंदा होंगे, मरे हुओं को बाहर नहीं भेजा जाएगा। सेक्टर पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं सीक्रेट राम के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, बहुत सारी वैल्यूएबल आइटम्स मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ पर खतरा भी उतना ही है। ज्यादा तुम डीप पार्ट्स की तरफ जाते जाओगे, वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा होगा और बहुत ही पावरफुल प्रोफाउंड बीस्ट हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे ट्रेजर्स को लेना और वापस आ जाना। साथ ही वो उन सभी से कहते हैं एक और बात भी है, सीक्रेट राम एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम लोग अपने लिए खजाना ढूंढ सकते हो या फिर अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाकर तुम लोग अपने स्कोर सेटल कर सको। जैसे काफी सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम लोगों में से काफी सारों को एक दूसरे को कंपटीशन में डिफीट मिली है। इन सीक्रेट राम में जाकर एक दूसरे के ऊपर अटैक मत करना, सिर्फ ट्रेजर्स ढूंढने की कोशिश करना। स्पेशली हीवन बर्निंग सेक्टर के दोनों लड़के वहाँ पर खड़े होते हैं, जो कि लिनफेंग ने जाओची को मारना चाहते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है जुनची तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी। मुझे सीक्रेट राम में जाने का क्या फायदा अगर वो यहाँ पर आएगा नहीं, मैं तो सीक्रेट राम में उसको मारना चाहता था। छोटा भाई उसे कहता है एक बार हम लोग सीक्रेट राम के अंदर चले गए, सिर्फ 2 दिन तक यहाँ पर गुजारने हैं, उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे हमारी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, फिर हम लोग जाओची को बड़ी आसानी के साथ कहीं पर भी मार सकते हैं। जाओची भी भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, क्या मैं टाइम पर आया हूँ? इस रेयर अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे कर सकता हूँ? मुझे भी सीक्रेट राम से खजाना चाहिए। सभी लोग जो कि लिनफेंग को मारना चाहते हैं, वो लोग लिनफेंग को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इवनली बर्निंग सेक्टर और थंडर फायर के यंग मास्टर्स वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन लोगों का प्लान है लिनफेंग को अंदर जाकर मारने का। तो विला मास्टर जाओची से कहते हैं अंदर जाने के बाद अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन पहले से खराब है, तुम काफी ज्यादा जख्मी हो। अगर इस बार अंदर बर्फ पड़ी हुई तो इस बार हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं, कि जब वहाँ पर बर्फ पड़ती है तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनसे कहता है विला मास्टर मैं आपकी बातों को याद रखूंगा। जबकि हमारे जाओची को भी इस बारे में अच्छी तरह से पता होता है। वो पीछे की तरफ देखता है, वो कहता है हिमालय बर्निंग सेक्टर और थंडर फायर के सेक्टर के यंग मास्टर ये तीनों मुझे मारना चाहते हैं, तीनों यहाँ पर किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हैं। चलो सीक्रेट राम में चल के इनको देखते हैं। वो लोग सीक्रेट राम के अंदर चले जाते हैं और वाकई में इस बार सीक्रेट राम में बर्फ पड़ रही होती है। सभी लोग सीक्रेट राम में आ जाते हैं। किंगजू भी सीक्रेट राम में आई है, जबकि यंग मास्टर लिंगजुन उसके पास आता है और उसे कहता है जिया अगर तुम चाहो तो हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग टीम बना सकते हैं। या किंगजू से कहती है नहीं यंग मास्टर प्लीज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। फिर लिंगजुन वहाँ से चला जाता है। लिंगजुन तो इसके पीछे लट्टू हो चुका है कि हमारा जाओची दूर खड़ा सोच रहा होता है मेरी वाइफ तो बिल्कुल वैसी रिएक्शन दे रही है, ये तो किसी को भी घास नहीं डालती, ये तो इसने बहुत ही अच्छा किया जो उसको यहाँ से भगा दिया। एक सीन कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है। जाओची बर्फ में चलता हुआ जा रहा होता है। जाओची कहता है मुझे यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा देर होगी और मैं कब से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी खजाना नहीं मिला। जिसे लगता है कि यहाँ पर मुझे खजाना ढूंढने के लिए नहीं बल्कि सजा भुगतने के लिए भेजा गया है। प्लीज जाओची से कहती है ये एक छोटी दुनिया है और ये छोटी दुनिया बहुत ज्यादा अजीब है, नहीं लगता कि ये छोटी दुनिया अपने आप यहाँ पर बन गई है या फिर तुम्हारी दुनिया के लोगों ने इसको बनाया है। फिर साथ ही वो से कहती है जाओची इस वक्त 4 लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जाओची उसे कहता है 4 लोग कैसे हो सकते हैं, मुझे तो लगा था कि सिर्फ 3 लोग हैं। हिमालय बर्निंग सेक्टर के 2 यंग मास्टर हैं, थंडर फायर सेक्टर का 1 मास्टर है, लगता है कि चौथा यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आया होगा। मोली से कहता है मोली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं इनमें से किसी एक को मारना चाहता हूँ। मोली उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ बार बार मेरी पावर्स को यूज करने पर मेरी सारी मेहनत जाया हो जाती है। मैं तुम्हारे हिमालय पॉइजनस बीड के अंदर मेहनत करके अपने पॉइजन को रिलीज करती हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर मदद करने पर मेरी परफाउंड एनर्जी यूज होती है, जिसकी वजह से दोबारा से पॉइजन मेरी बॉडी में फैल जाता है। लेकिन अगर इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो मैं अपनी पावर्स को सील कर लूंगी पूरे 1 साल के लिए, और पूरे 1 साल तक मैं अपनी पावर्स को यूज नहीं करूंगी और तुम्हें खुद ही अपनी मदद करना पड़ेगी। जाओची उसे कहता है ठीक है हम दोनों की डील हो गई। फिर जाओची सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा होता है। जाओची कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ और मेंबर्स भी हैं, चलो शुक्र है कुछ और कोई और तो मिला, हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं टीम बनाकर। हिमालय बर्निंग सेक्टर के लड़के
बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि जहाँ पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अकेले ही काफी हैं और वैसे भी तुम तो जहाँ पर मरने वाले हो। बर्निंग सेक्टर का यंग मास्टर अपनी बड़ी से तलवार निकाल लेता है, जाउची से कहता है हम लोग तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने वाले हैं, तो तुम्हें यहाँ पर बर्फ में आगे जाकर खजाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगली दुनिया में जाकर अपने लिए खजाना ढूंढना। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।